हेलो बच्चों, मैं प्रेम विद्या मंदिर से किशोर सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे वीडियो में। और बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 5 अकाउंट में। तो बच्चों, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने कहाँ तक आपको ऑलरेडी वीडियो में समझाया होगा। मैं सोच रहा था कि आज मैं आपका चैप्टर नंबर 5 शुरू कर दूँ, जो है साझेदार का प्रवेश। वैसे तो बच्चों आपको पूरा नॉलेज है, आप इतने समझदार हो कि कोई भी क्वेश्चन को अपने हिसाब से हल कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक गाइडेंस जो होता है वो हर शिक्षक के द्वारा दिया जाता है और उसी के हिसाब से बच्चे उसको फॉलो करते हैं। आई होप सो कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी या फिर आपको चैप्टर अगर नहीं मिले हैं या कोई वीडियो नहीं समझ में आया तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। तो हम चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 की तरफ। और ये कक्षा 12वीं के कॉमर्स के बच्चों के लिए अकाउंट सब्जेक्ट से लिया गया है। हम बात करते हैं बच्चों प्रस्तावना की। साझेदार के प्रवेश, यह साझेदारी का एक प्रकार का पुनर्गठन है। साझेदार के प्रवेश से चालू साझेदारों के बीच की साझेदारी का विचलन होता है और प्रवेश पाने वाले नए साझेदार के साथ सभी साझेदारों के बीच नई साझेदारी अस्तित्व में आती है और नया करार अमल में आता है। नए साझेदार के प्रवेश के समय नए साझेदार द्वारा लाई जाने वाली पूंजी, ख्याति, उसका लाभ के भाग वगैरह शर्तें निश्चित की जाती है। नया साझेदार अपने प्रवेश में पीढ़ी की संपत्तियों, दायित्व तथा लाभ में भी अपना हिस्सा देते हैं। 1932 में भारतीय भागीदारी के कानून की कलम 31 के अनुसार सभी चालू साझेदारों की सहमति के बिना नए साझेदार को प्रवेश में नहीं दिया जा सकता, सिवाय कि साझेदारी करार में उसका कोई उल्लेख ना किया गया या प्रावधान ना हो। नए साझेदार के चालू साझेदारी में प्रवेश देने के विविध कारण क्यों होते हैं, अर्थात क्यों हम नए साझेदार को प्रवेश देते हैं। पहला रीज़न ये है जब चालू साझेदारी पीढ़ी में अधिक पूंजी की आवश्यकता हो। दूसरा, जब चालू साझेदारी पीढ़ी में अधिक संचालन शक्ति की आवश्यकता हो। तीसरा, जब कोई साझेदार निवृत्त हो जाए या मृत्यु पाए तब। और चौथा, साझेदारी पीढ़ी का कोई कुशल और कार्यक्षम कर्मचारी पीढ़ी में ही चालू रहे, इस उद्देश्य से उसे साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाता है। साझेदारी पीढ़ी के धंधे को जोखिम के वितरण के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, नए साझेदार को प्रवेश देते हैं। चलो अब बात करते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 2, नए साझेदार के प्रवेश की असर। अगर नया साझेदार आता है तो क्या असर होती है। पहला, पुरानी साझेदारी का अंत आता है और नई साझेदारी पीढ़ी अस्तित्व में आती है। दूसरा, नए साझेदार को पीढ़ी के भविष्य में लाभ भाग प्राप्त होता है और परिणाम स्वरूप पुराने साझेदारों के लाभ में संयुक्त रूप से भाग में कमी होती है। तीसरा, नए साझेदार को पीढ़ी की संपत्ति में मिलने वाले भाग के प्रतिफल के बदले में निश्चित हुई रकम पर रोकड़ या अन्य स्वरूप में पूंजी लाई जाती है। चौथा, पीढ़ी के एकत्रित हुए लाभ, हानि या अनामत या अवास्तविक संपत्तियों के शेष प्रवेश की तारीख को पुराने साझेदार के बीच में उनके पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांट लिए जाते हैं। पांचवा, संपत्तियों का पुनः मूल्यांकन किया जाता है और जिम्मेदारियों का पुनः आंकलन किया जाता है और इससे होने वाले शुद्ध परिवर्तन की असर पुराने साझेदारों के पूंजी खाते दी जाती है। पीढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है और नए साझेदार अपने भाग की ख्याति रोकड़ या अन्य स्वरूप में लाता है, उसकी हिसाबी असर दी जाती है। नए साझेदारी करार में निश्चित किए हो तो पुराने साझेदार द्वारा रखी जाने वाली पूंजी में परिवर्तन की हिसाबी असर भी दी जाती है। ठीक है, अब बच्चों हम अपने चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं कि 5 चीज़ें हमें क्या सीखनी है। पहला, लाभ हानि का नया प्रमाण, पुराने साझेदारों का त्याग सीखना है। ख्याति के संबंधी हिसाबी असर सीखनी है। फिर संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन के हिसाबी असर सीखनी है। अनामत और एकत्रित लाभ हानि के हिसाबी असर सीखनी है और साझेदारों के पूंजी में परिवर्तन भी सीखना है। अब पहली बात करते हैं लाभ हानि के वितरण के प्रमाण की परिवर्तन। उसमें फर्स्ट टॉपिक होता है ए, लाभ हानि के नए प्रमाण की गणना। दूसरा, त्याग के प्रमाण की गणना। ठीक है, तो लाभ हानि के नए प्रमाण की गणना और त्याग की गणना की बात करें तो टॉपिक नंबर 1 क्या लिखा है, जब पुराने साझेदारों के त्याग का भाग और त्याग का प्रमाण न दिया हो तब, अर्थात कि पुराने साझेदारों का पुराना प्रमाण और नए साझेदारों के दिए जाने वाले लाभ का भाग दिया हो तब। एग्जाम्पल पे आपको जल्दी समझ में आएगा। माना कि एग्जाम्पल नंबर 1, ए और बी एक पीढ़ी के 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। सी को लाभ का 1/4 भाग देने की शर्त से प्रवेश दिया। लाभ हानि के नए प्रमाण की गणना कीजिए। ए और बी का पुराना प्रमाण बराबर 3:2। माना कि पीढ़ी का कुल लाभ बराबर 1। सी का भाग 1/4, सी को 1/4 भाग देने की शर्त पे ए और बी के शेष रहा भाग बराबर कुल लाभ माइनस नए साझेदार का भाग 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1 माने कि 3/4 आपका शेष लाभ मिल जाएगा। ए और बी को शेष लाभ का भाग 3/4 के पुराने प्रमाण 3:2 के प्राप्त करेंगे तो पुराने साझेदारों के लिए भाग बराबर शेष
लाभ का शेष भाग गुणा पुराने साधारण का भाग। ए का नया भाग बराबर 3/4 गुणा 3/5 यानी कि 9/20 और बी का नया भाग बराबर 3/4 गुणा 2/5 माने 6/20। अब सी को तो हमने कितना दिया 1/4, लेकिन उसके हर में 20 होना चाहिए, तो हमने 1/4 का गुणा 5/5 से कर देंगे तो 5/20 हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको ए बी सी का नया भाग क्या मिल जाएगा 9, 6 और 5। इस प्रकार से आपको प्रमाण प्राप्त हो जाएगा। आप चाहो तो बच्चों उसके त्याग की गणना भी कर सकते हो। कैसे, देखो पुराना भाग क्या है 3/5, 2/5, नया भाग क्या है 9/20, 6/20 और 5/20। और आप जानते हो त्याग का फॉर्मूला होता है पुराना भाग माइनस नया भाग। तो a बराबर 3/5 माइनस 9/20, लसाअ लेने पर आपको 12 माइनस 9 यानी 3/20 मिल गया। और b बराबर 2/5 माइनस 6/20 और लसाअ लेने पे 8 माइनस 6 किया तो 2/20। तो आपको क्या पता चल रहा है बच्चों कि यदि पुराने साधारण का पुराना भाग और नए साधारण का हिस्सा दिया हो तो आपका पुराना भाग ही आपका त्याग कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल के। जब पुराने साधारण का पुराना भाग और नए साधारण का भाग और पुराने साधारण का नया भाग भी दिया हो। ए बी एक पेड़ी के 2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाला साझेदार है। सी को लाभ में से 1/5 भाग देने की शर्त पर प्रवेश दिया। ए बी के भविष्य के लाभ हानि 2:3 के प्रमाण में बांटने का निश्चित करते हैं। लाभ हानि का नया प्रमाण गणना कीजिए। माना कि लाभ का कुल भाग एक है। ए और बी के शेष रहा भाग कुल भाग माइनस नए साधारण को दिया जाने वाला भाग 1 माइनस 1/5 यानी कि 4/5 हो गया। अब पुराने साझेदारों के लिए नया भाग बराबर लाभ हानि का शेष भाग गुणा नया प्रमाण। यदि बच्चों नया प्रमाण दिया होता तो हमें नया प्रमाण ही लेना है। ए का नया भाग पुराना आपका शेष भाग कितना है 4/5 गुणा नया भाग कितना है 3/5 यानी 8/25। बी का हो जाएगा 22/25, माफ़ कीजिए 12/25। और आप सी को कैसे लिखोगे 1/5 है, अगर उसका एलसीएम यानी कि हम जब उसका हर समान करेंगे तो 5/25 हो जाएगा। यानी ए बी सी का नया प्रमाण हो जाएगा आपका 8, 12 और 5। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के। नए साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों के पास से कुछ भाग प्राप्त करें और इसका फॉर्मूला होता है नया भाग बराबर पुराना माइनस त्याग। ए और बी 4:3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाला साझेदार है। सी को 1/7 भाग देने की शर्त पर प्रवेश साझेदार के रूप में प्रवेश दिया गया है। सी 2/21 भाग ए के प्राप्त से और 1/21 भाग बी के प्राप्त करेगा और लाभ हानि का नए प्रमाण की गणना कीजिए। तो बच्चों ए और बी का पुराना प्रमाण यानी कि 4/7 और 3/7। सी का भाग कितना 1/7। सी को उसके भाग में से 2/21 भाग ए के पास से और 1/21 भाग बी के पास से प्राप्त करेंगे। यानी ए का त्याग 2/21 और बी का त्याग 1/21। तो नया भाग बराबर पुराना भाग माइनस त्याग। ए का नया भाग 4/7 माइनस 2/21 और लसाअ लिया तो 12 माइनस 2 यानी कि 10/21। बी का नया भाग 3/7 माइनस 1/21, 9 माइनस 1 किया तो 8/21। और सी का नया भाग 1/7, अगर हमें 21 उसका हर में लाना चाहता हूँ तो मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा तो 3/21 हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा ए बी सी का नया लाभ हानि का नया प्रमाण हो जाएगा 10:8:3।